नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड सुभाष में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस करें ताकि हमारी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम वायरस की प्रकृति के बारे में जानेंगे कि वायरस की प्रकृति कैसी है। वायरस की प्रकृति के संबंध में कवकवाद, जीवाणुवाद, ऑक्सीकरण, एंजाइमवाद तथा विषाणुवाद आदि मत बताए गए हैं, परंतु विषाणुवाद सबसे मान्य व प्रचलित वाद है। तो विषाणुवाद कौन कौन से वाद हैं, पहला देखते हैं। पहला है कवकवाद, सेकंड दूसरा है कवक द्रववाद है, और दूसरा है जीवाणुवाद, तीसरा है ऑक्सीकरण एंजाइमवाद, और चौथा है विषाणुवाद। तो ये जो चौथा है विषाणुवाद, ये सबसे मान्य व प्रचलित वाद है। तो इसके अनुसार देखते हैं कि विषाणु किस प्रकृति के होते हैं। तो क्या है कि विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय व कणिका में संरचनाएं हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, किंतु इनका अध्ययन केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, पहला क्या है, विषाणु अति सूक्ष्म व एकोशिकीय व कणिका में संरचनाएं हैं जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। और दूसरा मत है, इन्हें जीवाणु फिल्टर से पृथक नहीं किया जा सकता और कृत्रिम संवर्धन माध्यम में नहीं उगाया जा सकता। मैंने पहले वीडियो में भी बताया गया है, जो इससे पहले की वीडियो है उसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और ये क्या है कि इन्हें जीवाणु फिल्टर से पृथक नहीं किया जा सकता। और अगला देखते हैं, इनमें जीवाणु द्रव्य नहीं पाया जाता। क्या इनमें जीवाणु द्रव्य नहीं पाया जाता है, जीवाणु द्रव्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, और अगला देखते हैं, विषाणु है जो केवल प्रपोषी ऊतक में ही सजीवता के लक्षण उत्पन्न करती हैं तथा ये जीवित कोशिकाओं में ही गुणन कर सकती हैं। क्यों? क्या है कि जो विषाणु होते हैं ना, वो केवल प्रपोषी ऊतक में ही सजीवता के लक्षण उत्पन्न करती हैं, अन्य में नहीं उत्पन्न करती हैं सजीवता के लक्षण। और इसमें आगे देखते हैं, इनमें
प्रकार्यक स्वायत्तता का अभाव होता है। ठीक है। अगला है विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण करके क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। किनको? जो विषाणु होते हैं, विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण करके क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण करके क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और विषाणु सदैव अविकल्पी अंतरकोशिकीय परजीवी होती हैं तथा सुगमता से एक प्रपोसी से अन्य प्रपोसी में स्थानांतरित हो जाती हैं। मतलब आसानी से एक प्रपोसी से। विषाणु सदैव अविकल्पी क्या है? विषाणु सदैव अविकल्पी अंतरकोशिकीय परजीवी होते हैं तथा ये सुगमता से एक परपोसी से अन्य परपोसी में स्थानांतरित हो जाते हैं। इन पर प्रतिजैविक का प्रभाव नहीं होता है, परंतु विषाणुओं को रसायन तथा ताप उपचार द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है। क्या कि इन पर प्रतिजैवियों का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जो विषाणु को रसायन तथा ताप के उपचार के द्वारा निष्क्रिय कर सकती हैं। विषाणु ताप व सांद्रता के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। मतलब जो इनकी क्रिया होती है वो रुक जाती है। इनकी संरचना में बाहर क्या है? विषाणुओं की संरचना में बाहर प्रोटीन का आवरण होता है तथा अंदर दोनों न्यूक्लिक अम्ल में से क्या है? तथा अंदर दोनों आरएनए या डीएनए में से दोनों में से एक अम्ल होता है। ठीक है। और इनके अंदर जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण व वृद्धि
होती नहीं है। कौन कौन सी? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वृद्धि नहीं होती है। विषाणु के संबंध में अभी भी जो पहले बताया उसको लिख देते हैं। इनमें जैविक क्रियाएं जैसे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, व वृद्धि नहीं होती है। और विषाणुओं के संबंध में अभी भी निर्जीव व सजीव लक्षणों के आधार पर विवाद है, क्योंकि विषाणु सजीव प्रपोषी के बाहर निर्जीव या निष्क्रिय रहते हैं। क्या है कि जो सजीव प्रपोषी होते हैं उनके बाहर विषाणु निर्जीव होते हैं, किंतु सजीव प्रपोषी के अंदर जीवित जीव की तरह व्यवहार करते हैं। जो विषाणु होते हैं वो सजीव प्रपोषी के अंदर जीवित जीव की तरह व्यवहार करते हैं। अतः इनमें सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार के गुण विद्यमान होती हैं। विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के लक्षण विद्यमान होते हैं। ठीक है। अतः विषाणु सजीवों व निर्जीवों के बीच का योजक कड़ी या लिंक है। और आगे विषाणुओं के जैविक गुण और विषाणुओं के निर्जीव गुण, इनको अगले वीडियो में देखेंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।